प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिन के विदेश दौरे पर है। इस यात्रा के पहले पड़ाव में वो इटली की राजधानी रोम पहुंचे, जहां उन्होंने दुनिया के ताकतवर नेताओं के साथ मुलाकात की। दूसरी तरफ वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात की। इस मुलाकात पर हर किसी की नजर थी, जब दुनिया ने देखा कि एक लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री ने कैथोलिक ईसाई धर्मगुरुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस के साथ करीब 1 घंटे वक्त बिताया। इन तस्वीरों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। भारत की लोकप्रियता और भारत के दोस्ताना संबंधों की धमक इन तस्वीरों के जरिए पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन इन तस्वीरों से जुदा एक और तस्वीर सबसे ज्यादा चर्चा के केंद्र में रही। मतलब एक तरफ दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री, तो दूसरी तरफ कैथोलिक संप्रदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु। इस मुलाकात की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि सियासत की जमीन के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक प्रधानमंत्री मोदी, तो दूसरी तरफ आध्यात्मिक की शक्ति का प्रचार करने वाले संतों में से एक पोप फ्रांसिस। सोचिए, अगर आप रोम की यात्रा करें तो क्या आपकी यात्रा वेटिकन सिटी के बिना पूरी हो सकती है? ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जब रोम पहुंचे तो वेटिकन सिटी भी पहुंचे, जहां कैथोलिक ईसाई धर्मगुरुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। वैसे इस मुलाकात के लिए सिर्फ 20 मिनट का समय तय हुआ था, लेकिन ये मुलाकात शुरू हुई तो पता ही नहीं चला कि कब 1 घंटे से ज्यादा गुजर गए। इस मुलाकात के दौरान दोनों शख्सियतों के बीच जलवायु परिवर्तन से लेकर गरीबी से लड़ने तक कई गंभीर मुद्दों पर बातचीत हुई। जलवायु परिवर्तन इस बार G20 सम्मेलन का मुख्य मुद्दा भी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने उपहार के रूप में भारत में बने कैंडल स्टैंड को पोप फ्रांसिस को भेंट किया। इसके साथ ही क्लाइमेट चेंज को लेकर भारत की तैयारियों से जुड़ी एक बुक भी पोप को गिफ्ट की गई। This is your most favorite subject, climate. What type of initiative I have taken in my country? I have given a detailed account. बदले में वेटिकन यात्रा को यादगार बनाने के लिए पोप ने भी प्रधानमंत्री मोदी को एक खास तोहफा दिया। Si dice l'abbondanza, il grano, l'uva, Wow. tutto. E si dice il deserto, traduci tu, il deserto diventerà un giardino. Peace. I have seen for you today. Oh. अच्छा। इस मौके पर मौजूद भारत के अधिकारियों को भी पोप फ्रांसिस ने खास गिफ्ट दिए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाकर भेंट की और फिर प्रधानमंत्री मोदी को छोड़ने के लिए पोप दरवाजे तक आए। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने पोप को भारत आने का न्योता दिया, जिसे पोप ने स्वीकार कर लिया। It's an honor for me, and I would like to see you in India. It's my God honor to receive you there. Yes, thank you. And pray for me, don't forget. I talk to you. Your prayers are always giving me strength. पोप फ्रांसिस से विदा लेने के बाद मोदी तय कार्यक्रम के तहत ही G20 शिखर सम्मेलन में रोम कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। यहां एक फोटो सेशन हुआ। फोटो सेशन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के बीच खड़े दिखाई दिए। इस मौके पर वैश्विक शक्तियों के लीडर आपस में हंसी मजाक करते दिखाई दिए। इन तस्वीरों पर G20 शिखर सम्मेलन का हिस्सा बने नेताओं पर दुनिया भर की नजर टिकी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। तो जैसा कि हमने इस रिपोर्ट की शुरुआत में दुनिया के नेताओं के साथ मुलाकात की तस्वीरों को दिखाया, अब उन नेताओं के साथ हुई मुलाकात के मायने समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि कैसे दुनिया के नेता भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। इन तस्वीरों में से एक बात और समझने में मिलेगी कि भारत की दुनिया के ताकतवर देशों के साथ किस तरह की दोस्ती है।
प्रधानमंत्री मोदी की पोप फ्रांसिस से मुलाकात की इन तस्वीरों के बीच दुनिया के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों ने भारत की दोस्ती और उन दोस्तों के बीच से भारत की शक्ति की तस्वीर दिखाई दी। इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी के कंधे पर हाथ रखे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दिखाई दिए। दोनों नेताओं के बीच इस तरह का अंदाज पहली बार देखने को मिला, क्योंकि इस मुलाकात से पहले प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ एक बार जो बाइडेन से मिले, लेकिन इन तस्वीरों ने ऐसा संदेश दिया जैसे दोस्ती बहुत पुरानी है। कुछ इस तरह से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी पहले पीएम मोदी से गले लगकर मिले, बाद में कंधे से कंधा मिलाकर भारत और फ्रांस की दोस्ती को आगे बढ़ाने वाले अंदाज में बात करते हुए दिखाई दिए। बाद में दोनों नेताओं ने बैठक कर कई मुद्दों पर बातचीत की। इस मौके पर NSA अजीत डोभाल और विदेश मंत्री S जयशंकर भी मौजूद रहे। G20 शिखर सम्मेलन की मीटिंग की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के बीच बातचीत हुई। ये तस्वीरें बताती हैं कि भारत का दूसरे देशों के साथ संबंध कितने मजबूत हैं। आज भी G20 सम्मेलन का दूसरा दिन है। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत की भूमिका के बारे में दुनिया का हर देश जानना चाहता है। तो ये तो दुनिया के ताकतवर नेताओं के साथ मुलाकात की तस्वीरें हैं, लेकिन जिस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं उस कार्यक्रम के बारे में आपको बताते हैं कि असल में G20 देशों को एक साथ लाने के पीछे का मकसद क्या है। G20 देशों का नाम है ग्रुप ऑफ 20, यानी कि 20 देशों का एक समूह जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काम करते हैं। इस सम्मेलन में 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हर साल बैठक करते हैं। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी, लेकिन इससे पहले 1997 में इसकी पहचान G7 के रूप में हुई थी। तब इसमें 7 देश शामिल थे, लेकिन 1999 में 20 देशों के शामिल होने के बाद इसे G20 के नाम से पहचान मिली। G20 का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। ये सभी 20 सदस्य देश मिलकर दुनिया की GDP में 85% का योगदान देते हैं। इसके अलावा दुनिया भर के व्यापार में G20 देशों का हिस्सा करीब 80% है और दुनिया की 2/3 आबादी इन्हीं देशों में रहती है। मतलब दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में और आर्थिक संकट को सुलझाने के अलावा G20 में आतंकवाद, ग्लोबल वार्मिंग और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये G20 दुनिया का सबसे शक्तिशाली देशों का समूह है, जिसके मंच पर 20 सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था आपस में चर्चा करती हैं। सबसे विशेष बात यह है कि G20 देशों का शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में आयोजित होगा। भारत 1 दिसंबर 2022 से ही G20 की अध्यक्षता करेगा और पहली बार 2023 में G20 देशों के नेताओं की बैठक भारत बुलाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। और अब आपको लिए चलते हैं गोरखपुर। आज सीएम के गढ़ में प्रियंका गांधी मौजूद हैं। सुबह से ही तस्वीरें आ रही थी, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे प्रियंका की तस्वीरें और आज के कार्यक्रम को साझा कर रहे थे। अब ये तस्वीरें जो है वो कुछ सामने आई है। भूपेश बघेल, आप उनके साथ उन्हें देख पा रहे हैं। यूँ तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में खासा जिम्मेदारी जो है उन्होंने संभाली है। प्रियंका गांधी के हर हमें कहें कि दौरे पर या हर रैली पर वो उनके साथ नजर आते हैं। तो गोरखपुर में आज प्रियंका गांधी हैं और क्या यहाँ से वो शंखनाद करेंगी, ये भी बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि पूर्वांचल पर सभी की नजर है जिसकी बार बार बात होती है। और अब यहाँ क्या बड़ी बातें प्रियंका कहेंगी, क्योंकि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ स्लोगन चल रहा है। उन्होंने आज बाकायदा स्वर्गीय इंदिरा जी को याद किया और अपनी ट्वीट में बाकायदा इस लाइन को भी उन्होंने मेंशन किया हैशटैग के साथ। तो अब यहाँ से वो क्या कहती हैं, जो प्रतिज्ञा रैली पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर चल रही है, ये बड़ा दिलचस्प रहेगा कि वो, क्योंकि गोरखपुर जब बात करते हैं तो सिर्फ हॉट नहीं सुपर हॉट सीट कहलाती है, सबसे ज़्यादा चर्चा में रहती है, नज़र जो है सभी की इस पर रहती है। उस लिहाज से प्रियंका की आज की रैली बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है और कई वायदे प्रियंका कर भी चुकी है। प्रधानमंत्री कहते हैं
और ये माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम के जरिए पूरे 41 सीटों को साधने की कोशिश की जाएगी, गोरखपुर बस्ती मंडल की 41 सीटों को। और इसके माध्यम से दोनों मंडल के लोगों के लिए जो है बड़े वायदे हो सकते हैं। वैसे 40% सीटों पर हिस्सेदारी महिलाओं के लिए उन्होंने पहले ही कहा। किसानों का पूरा कर्ज माफ, जो प्रतिज्ञाएं पिछले दिनों उन्होंने बताई थी। उसके अलावा बिजली बिल हाफ और कोरोना काल का माफ, ये एक स्लोगन था। और 20 लाख लोगों को सरकारी रोजगार देने का वादा वो पहले ही कर चुकी हैं। तो आज यहाँ से वो क्या कहेंगी वो बड़ा दिलचस्प रहेगा। लोन माफ करने की बात करी है जब हमारी सरकार आई है, आपको इसके लिए धन्यवाद देना। तो प्रियंका जो भी कहेंगी वो हम आपको सबसे पहले बताएंगे। अब एक बेहद ही खूबसूरत सी खबर, ये हर दिन रेगिस्तान की तपती रेत में भी पैदल चलती हैं। जो इनका बच्चा भूखा होता है तो ये उसे तपती रेत पर बैठाकर उसकी भूख भी मिटाती हैं, खुद भी बैठती हैं। अनियंत्रित डायबिटीज और दर्दनाक पथरी के दर्द के बावजूद अपना काम जारी रखती हैं। ये है एएनएम जिन्होंने करोड़ों लोगों का टीकाकरण किया और 100 करोड़ टीकाकरण तक के लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभाई है। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ आप तक लाया है एएनएम अनीता और रेनू की असाधारण कहानी, जो राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाक सीमा से सटे गांव में काम करती हैं हर परिस्थिति में। थार रेगिस्तान जो दुनिया की कुछ सबसे दुर्लभ जगहों में से एक है। यहाँ की झुलसा देने वाली गर्मी, थका देने वाले ऊंचे नीचे टीले, लेकिन 32 वर्षीय रेनू इनके आगे भी नहीं रुकती। रेनू एक एएनएम है जो राजस्थान के फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों में से एक हैं। इनका काम लोगों का टीकाकरण करना है। पाकिस्तान की सीमा से सटा करदा जैसलमेर के सबसे दूर दराज के गाँव में से एक है। सर पूरी परेशानी झेलनी पड़ती है, पैदल चलना पड़ता है, रेगिस्तान में गाड़ियों में घर घर घूमना पड़ता है, लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तब जाके वो कोविड का वैक्सीन लेते हैं। 12 किलोमीटर दूर पोछीना गांव में एक और एएनएम अनीता शर्मा लोगों को जानलेवा वायरस से बचाने के लिए टीका लगाने पहुंची हैं। लेडीज़ें तो लगभग अनपढ़ ही हैं, फिर वो समझती नहीं है कि वैक्सीन लगवानी है। वैक्सीन के लिए बड़ी मुश्किल से उनको मनाना पड़ता है। ये दोनों ही महिलाएं असाधारण हैं। रेनू अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद बिना रुके काम करती हैं। यहाँ का पानी अलग होने से आपको किडनी स्टोन भी हो गया है? किडनी स्टोन भी हो गया सर, डायबिटीज भी है। अचानक ही अनीता को बीच में रुकना पड़ा। उनकी बेटी भूखी है, वो वहीं रुकती है और रेत पर बैठकर अपनी 9 महीने की बच्ची जानवी को दूध पिलाती है। वहीं रेनू एक गांव में पहुंच गई हैं, जहां अब वो लोगों का टीकाकरण करेंगी। यहाँ पे उन्होंने ऊँटों के ऊपर जाके वैक्सीनेशन किया है, जो कि एक तरीके से जो नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता है। मतलब आप एसी में बैठ के कोई काम कर रहे हो और कोई ऐसे इतना तेज टेम्परेचर, जो कि असर में कहीं तो 50 डिग्री प्लस होता है। दोनों ही गांव में लगभग 100% आबादी को टीके की पहली खुराक लगा दी गई है। अपने काम से बढ़कर समर्पण दिखाने वाली इन महिलाओं को संजीवनी सलाम करता है। ये है हमारी संजीवनी चैंपियन। हमें ये काम तो करना ही है, लोगों को जागरूक करना है, 100% वैक्सीनेशन भी कराना है सर। कुछ भी हो जाए तो हम करा के ही रहेंगे। हम कुछ ऐसे प्रयास करें जिससे कि मतलब किसी का भला हो सके, कुछ ऐसा करें देश के लिए।